बच्चों, आज हम साहित्य की कक्षा 6 का एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही यानी हमें सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु हमें जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी ज्ञान कराता है। आज हम साहित्य की कक्षा में हमारा पाठ निष्ठुर अनुकंपा को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। यह है पाठ 2 निष्ठुर अनुकंपा। आइए इस पाठ को पढ़ें। पाठ परिचय में हम देखेंगे कि समय हमेशा एक समान नहीं रहता, यानी एक जैसा समय नहीं रहता, वो बदलता रहता है। निर्धन एक दिन धनी बन जाता है और धनी एक दिन निर्धन यानी गरीब बन जाता है। इस कहानी में एक ऐसे ही परिवार के बारे में बताया गया है जो गरीब हो जाता है, लेकिन अपनी झूठी शान के खातिर परिश्रम यानी मेहनत नहीं करना चाहता। घर में आए अतिथि यानी मेहमान ने कैसे उस परिवार को झूठी प्रतिष्ठा और निर्धनता से बाहर निकाला, इस पर ये रोचक कहानी है। आइए शुरू करते हैं। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था, यानी गरीब परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी, यानी वे लोग अब गरीब हो चुके थे। चारों भाई हुनरमंद यानी होशियार थे और पढ़े लिखे भी थे। फिर भी वे अपनी खानदानी इज्जत यानी अपने पुरखों की इज्जत के कारण कोई नौकरी चाकरी करना, काम धंधा करना नहीं चाहते। घर की गरीबी दिनों दिन यानी हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। घर की स्त्रियों के आभूषण यानी जो गहने थे वो भी लुके छुपे कम दामों में बेच चुके थे, यानी जो घर की स्त्रियों के जेवरात थे वो भी वो छुपा के बेच चुके थे। आखिर वह स्थिति भी आई जब घर में कुछ भी न बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगी, यानी अब भूखों मरने की स्थिति हो गई। अब क्या किया जाए? उनके घर के पास बगीचे में हरिजन समाज का सहजन का एक पेड़ था। सहजन एक पेड़ का नाम होता है जिससे फलियों का एक फल आता है। उसके सामने उसके फलने का मौसम था। लंबी लंबी और हरी हरी सहजन की फलियां जालियों पर लटक रही थी। जब शाम हो जाती तो चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता था, यानी शांति होती थी। उसी समय चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते और एक कुजड़िन आती और सहजन की फलियां खरीद कर ले जाती थी, यानी फलियां खरीद बेचने का वो काम करने लगे। उससे जो थोड़ा धन मिलता, यानी जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उसी से उनका परिवार का जीवन निर्वाह हो रहा था। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके घर आया। उसे इन लोगों की बुरी दिशा की जानकारी नहीं थी, यानी जो इनकी स्थिति थी वो उससे अवगत नहीं था। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया, यानी खाना था ही नहीं। वो बात छुपाने के लिए एक से एक बढ़कर झूठ और बहाने बना रहे थे। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के घर दावत में जाना है, अतः वो शरीक न हुआ। सबसे छोटे भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाने बैठा तो 2 थालियां लगाई गई। जब दोनों जन खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती रही कि आप खा लीजिए, लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को ज़रा भी नहीं पूछा, क्योंकि उसे पता था कि भोजन में कमी है। वह लड़का भी सदा हुआ था। कोई चीज़ परोसी जाती इससे पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया, यानी वो समझ गया कि ये लोग गरीबी का शिकार है। फाफकशी के मारे यानी अपनी शान के मारे घर की हालत खराब है, खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है। फिर भी इन्हें फिक्र नहीं है, यानी इन्हें फिर भी कोई चिंता नहीं है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। बरामदा यानी ओसरा जिसे कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कॉरिडोर में सो गया। उसने सोने का ढोंग रचा, यानी सोने का उसने नाटक किया।
करीब 10 बजे नागकुवा कुजड़िन आई और बड़े भाई से बड़ी सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहजन की फलियां तोड़। कुजड़िन जानती थी कि इस वक्त उसकी इनकी गरज है। वह जो दाम देगी यानी जो वो पैसे देगी वो ज़्यादा पैसे उसे नहीं मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन की फलियां तोड़कर कुजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम दिए और कहा आजकल सहजन की मांग नहीं है, यानी आजकल सहजन लोग नहीं खा रहे हैं, उसकी मांग नहीं है। मुझे भी बाज़ार में फ़ायदा यानी लाभ नहीं मिलता। अब मैं तुमको पहले की तरह ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती। तुम्हारी गरज हो तो दाम लो, नहीं तो मैं चली। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर ज़ोर ज़ोर से मत बोलो। बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, वो जाग जाएंगे, यानी वो हमारी इस बात को सुन लेंगे कि ये सहजन की फलियां बेचकर अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। कुजड़िन ने इस मौके का लाभ उठाया, उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने उस कुजड़िन ने उन्हें दिए। कुजड़िन चली गई। चारपाई पर सब लोगों को जोर जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे। एकमात्र मेहमान अब भी जाग रहा था, यानी जो उनका अतिथि था वो अभी भी सोया नहीं था, वो उठा हुआ था। वह दूरदर्शी तो था ही, यानी दूरदर्शी यानी दूर की सोच रखने वाला तो था ही साथ में उसने सोचा यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामूली सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। यानी वो चाहे तो कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी शान और दिखावे की वजह से कोई काम करना नहीं चाह रहे। वह चुपचाप से उठा, बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी आहट के सहजन के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने पेड़ के पास से काट कर धरती पर उसे जड़ के पास से गिरा दिया और पौ फटने यानी सुबह होने से पहले ही नीम अंधेरे में उस घर को चल दिया। सवेरा हुआ तो बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है वैसा ही उस परिवार में छा गया था, क्योंकि सहजन के पेड़ से उनके जीवन का निर्वाह हो रहा था और वो पेड़ वो अतिथि जाते जाते काट कर चला गया। चारों भाइयों की माँ कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था? यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज देता। हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहजन के पेड़ को इसमें क्यों काट डाला? माँ ये सोचने लगी कि हमने इसका क्या बिगाड़ा था जो ये हमारे पेड़ को काट कर चले गया। बड़े माई ने माँ से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, न किसी की नौकरी की और न ही हमने किसी के आगे हाथ फैलाए, मगर आगे गुजारा करना मुश्किल है। कहीं ना कहीं अब हमें का ढूंढना ही पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और ईमानदारी के लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध यानी मशहूर थे। जहाँ जाते वहीं लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अन्य भाई भी कहीं ना कहीं लग गए, यानी अब सारे भाई किसी न किसी नौकरी पर लग जाते हैं। 1 साल बीत गया, चारों की हालत अच्छी हो गई। घर का कामकाज भी ठीक चलने लगा। घर में दूध घी की कमी नहीं रही, यानी अब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दूसरी दीपावली आई, वही मेहमान फिर उनके घर में वापस आया। उसने कबूल किया कि आंगन का हुआ पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट कर गिरा दिया था, यानी उससे मान लिया कि मैंने ही उस पेड़ को काटा था। उस कठोर कर्म के पीछे उसकी दिल में नेक नियत थी, कोई खराब इरादा उसका नहीं था। वो चाहता था कि वो आपको काम के लिए जागृत करे। अगर ये पेड़ होता तो आप ज़िंदगी भर इस पेड़ से बेचकर ही सहजन की फलियों से अपने जीवन का निर्वाह करते और आपकी स्थिति बद से बदतर हो जाती।
घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे कि उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय, यानी उसे जब वो गया तो उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया था। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुज़दिल बन जाते। आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को भी ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे हैं। सुंदर से पाठ के रचयिता हैं काका कालेकरकर। इसी के साथ हमारी ये साहित्य की कक्षा समाप्त होती है। फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे कुछ नए रोचक अध्यायों के साथ में, पर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।